अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले मैं अपने 3 लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया हुआ है। तो चलें आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर उसकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए डिफरेंट या हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस जो होते हैं वो अकर हो रहे हैं। और इन केमिकल्स रिएक्शंस में कुछ केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इस होल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 92 नेचुरली केमिकल अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो इन केमिकल रिएक्शंस में अपना रोल प्ले करते हैं, जिसमें से 16 बायो एलिमेंट्स हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन 92 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं और अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की जो है ना वो परसेंटेज बताई हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास इस टाइम है ऑक्सीजन, जो कि है 65%। ठीक है, उसके बाद है कार्बन जो कि है 18%, फिर है हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। ठीक है, ये 16 बायो एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो 99% बनाते हैं हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं, और 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ओनली 1% बनाते हैं। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, जो 99% बनाते हैं। अगर हम इनकी परसेंटेज को काउंट करें तो ये मिला के 99 बनती है। 1%, 2%, 3%, 10%, 18% एंड 65%। अगर हम इन सबको ऐड करें तो ये 99 की परसेंटेज देते हैं। तो ये हमारी बॉडी का ये 6 एलिमेंट्स जो होते हैं ये 99% बनाते हैं। ठीक है, और जो बाकी 10 एलिमेंट्स हैं वो ओनली 1% बनाते हैं। उन 10 एलिमेंट्स में से कौन कौन से हैं हमारे पास है पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ठीक है, फिर उस लिहाज से उन 10 एलिमेंट्स की डिफरेंट परसेंटेज है, जिससे पोटाशियम हमारे पास है 0.35%, सल्फ़र है हमारे पास 0.25%, क्लोरीन है हमारे पास 0.15%, सोडियम भी 0.15 है, मैग्नीशियम भी 0.05% है, आयरन 0.004% है, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन जो है वो हमारे पास ट्रेसेस हैं। ट्रेसेस का क्या मतलब है कि बहुत ही माइनर क्वांटिटी में वो प्रेजेंट हैं, और वो तमाम एलिमेंट्स हमारी बॉडी का 10% बनाते हैं। ठीक है, ये बायो एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स मिलकर एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट देते हैं, अरेंज होते हैं एप्रोप्रिएट वे के ज़रिए, यानी कि एक मखसूस उनकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, इंटीग्रिटी शो करते हैं। ठीक है, अगर ये एलिमेंट्स किसी भी ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो लिविंग होंगे, जबकि नॉन लिविंग के अंदर ये बायो एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, ये एलिमेंट्स जिस ह्यूमन बॉडी के अंदर होंगे वो उसको हम लिविंग कंसिडर करेंगे, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होंगे उनको हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर अकर हो रहे हैं इन एलिमेंट्स की वजह से। ये एलिमेंट्स क्योंकि केमिकल एलिमेंट्स है, इसलिए केमिकल रिएक्शंस में अपना रोल प्ले करते हैं, ह्यूमन बॉडी को सस्टेन करते हैं इन्वायरमेंट में। केमिकल रिएक्शंस अकर होंगे बॉडी के अंदर तो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होंगे, और ह्यूमन बॉडी जो होगी वो वर्ल्ड के अंदर सस्टेन करेंगी। अच्छा, एक कंसिडर करते हैं हम, एक सेल है जिसके बीच में एक न्यूक्लियस है, उसके गिर्द एक लिविंग मटेरियल है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो अगर पेपर में इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म, तो हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि न्यूक्लियस, कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है जो मेरे माइंड में आई तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ प्रोटोप्लाज्म की। ये इम्पोर्टेंट है, ये मोस्टली क्वेश्चंस में पूछी जाती है। ठीक है,
अब फॉर कन्वीनियंस का क्या मतलब है कि क्योंकि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी ह्यूमन को एक टारगेट दे दें कि भी आप किसी दूसरे ह्यूमन को कम्प्लीटली स्टडी करें, तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको स्टडी करना जब तक वो उसके कुछ स्टेप्स में उसको डिवाइड नहीं कर देगा। इसलिए लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी हम डिफरेंट स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें स्टडी करने में आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिसमें सबसे पहले है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर वो मिलकर बनाते हैं एटम्स, एटम्स मिलकर बनाते हैं माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, फिर ऑर्गेनाइज बनती हैं, उससे सेल बनते हैं, सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, स्पीशीज़, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के जो अपना रोल प्ले करते हैं, और इन्हीं स्टेप्स की मदद से हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को इजीली स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज़ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी कम्प्लेक्स है, उसको इतना ईजी नहीं है उसको स्टडी करना। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये 3 स्टेप पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर है एटम, फिर है माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को देखते हैं, किसी सेल को देखते हैं, तो वो डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, वो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे से छोटे यानी माइक्रो लेवल के होते हैं। अगर हम माइक्रो लेवल पे भी चले जाएं तो सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो है एटम, और एटम से भी नीचे चले जाएं तो फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में 3 जो हैं वो हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। किसी भी एटम को स्टडी करने के लिए हमें पहले इन 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करना पड़ता है। मज़ीद इनकी डिटेल जो है वो केमिस्ट्री में है, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर ही इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री एक लिमिटेड लेवल तक है, इसलिए हम इसको सिर्फ यहीं तक ही स्टडी करेंगे कि किसी भी एटम को स्टडी करने के लिए उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करना पड़ता है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एक कंप्लीट एटम बनाते हैं। तो एटम में है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, किसी भी एटम को जब लिखा जाता है तो उसके नीचे उसका एटॉमिक नंबर होता है, और उसके ऊपर जो होता है वो उसका एटॉमिक मास होता है, और जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसके शेल्स में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है, और यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास जो है वो 12 है। तो इस तरीके से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। ठीक है, तो मज़ीद इनकी डिटेल जो है वो केमिस्ट्री में है। तो उसके बाद है एटम्स मिलकर कुछ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ रिपीटिंग यूनिट्स से मल्टीप्लाई हो के मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें अगर हम एग्जांपल ले लें तो वो है ग्लूकोज की। ठीक है, तो ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर आगे ऑर्गेनेल्स और फिर सेल्स और फिर टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, ये हम फिर फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। लेकिन ये एटम्स आपस में जुड़े किस तरीके से होते हैं? ये एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ये इनके ज़रिए बॉन्डिंग के ज़रिए आपस में कनेक्टेड होते हैं। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि एटम्स के बाद मॉलिक्यूल बनने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? तो इसका मतलब ये होता है कि एटम एक नॉन स्टेबल फॉर्म है, जबकि मॉलिक्यूल एक स्टेबल फॉर्म है। अगर हमने किसी चीज़ को स्टेबिलिटी में लाना है, हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। ठीक है, अगर हमने किसी चीज़ को स्टेबिलिटी की तरफ लेके आना है तो वहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, तो एटम्स आगे मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट उसके बाद है माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि माइक्रो वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, जबकि मैक्रो वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। माइक्रो और मैक्रो में यही बेसिक डिफरेंस है। मैक्रो में हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज की, प्रोटीन्स की, अमीनो एसिड्स की, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस पूछा जाता है माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल।
अगर पेपर में पूछें ये क्वेश्चंस तो आपको आना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, वो ऑर्गेनिक होते हैं। जबकि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट नहीं होते वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक की एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्लूकोज, जिसका फार्मूला है C6H12O6, ठीक है, और CH2। तो जहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ होंगे, जबकि इनऑर्गेनिक जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, तो इसके अंदर कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, और उसमें H2O में हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, तो ये क्या होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है पेपर्स के लिहाज से, तो ये भी बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है। और ये एटम्स, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही अबंडेंट फॉर्म में होते हैं, कुछ ज़्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मॉलिक्यूल इसलिए बनता है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, तो एटम अनस्टेबल फॉर्म होती है, जबकि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो वो भी स्टेबल हो जाएगा, और वो मिलकर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये हमने कुछ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ 3 लेवल्स को स्टडी किया है आज के लेक्चर में। तो इम्पॉर्टेंट है ये MCQs के लिहाज से, जिसमें परसेंटेज को पूछा जाता है, और 16 बायो एलिमेंट्स को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स की परसेंटेज क्या क्या है,